नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में अभी तक 9 वीडियो आ गई हैं, जो कि 9 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में बार-बार जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, वह उन टॉपिकों को लेकर हम 9 वीडियो बना चुके हैं और आज ये 10वीं वीडियो है। 10वीं वीडियो राजभाषा एवं राजकीय भाषाओं से संबंधित है। यह भी टॉपिक रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही पॉपुलर है और रेलवे को बहुत इस टॉपिक से लगाव है। यहाँ तक कि अभी जब आप रेलवे में एंट्री ले रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तब तो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद जब आप रेलवे में विभागीय एग्जाम देते हैं, तब भी राजभाषा से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक क्वेश्चन तो तय होता है। ग्रुप डी में भी राजकीय भाषाओं पर एक क्वेश्चन बनना तय है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं या जो इसमें 9 वीडियो आई है उसको नहीं देखे हैं, तो जाकर उसको तुरंत देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, उससे जाकर देख लीजिए। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं और फटाफट हम लोग राजभाषा और राजकीय भाषा से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं और यह देखने के बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ज़्यादा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आएगा ही और वह क्वेश्चन आप सही कर लोगे। एक क्वेश्चन भी गलत होने से हजारों लोग उसमें छंट जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है। इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए जल्दी-जल्दी इसको देख लेते हैं। राजभाषा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन किया गया है। इस भाग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संघ की भाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरा है न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ और चौथा है अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। इस तरह से इस भाग को पूरे 4 भागों में बांटा गया है। इसमें कुल अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हैं। अब जो संघ की भाषा है उसमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, 343 और 344। 343 में यही बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी और 344 में बताया गया है कि राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समितियां कैसे बनेंगी, कब बनेंगी। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं में हमें 3 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 345 जिसमें राज्य की राजभाषा अथवा भाषाएं का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 346 इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य का केंद्र के साथ संवाद किस भाषा में होगा उसका वर्णन किया गया है। और 347 जो है इसमें किसी राज्य के जो उस राज्य की जनसंख्या का कोई ऐसा समूह है उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का किस प्रकार से उसको बचाया जाएगा, किस तरह अपनाया जाएगा, वो सब दिया गया है। यानी किसी जनसमूह जो कोई एक भाषा बोलता है उसके लिए प्रावधान है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में ये 3 अनुच्छेद आते हैं। संघ की भाषा में 2 अनुच्छेद 343, 344 और क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर 3 अनुच्छेद 345, 346, 347। और न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ का इसमें 2 अनुच्छेद हैं। यहाँ देखिए 348 और 349। 348 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अधिनियमों या विधेयकों की कौन सी भाषा होगी इसको बताया गया है और 349 में भाषा से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अब अन्य विशेष निर्देशों की भाषा में 4 अनुच्छेद हैं। एक है 350
जो शिकायत निवारण की भाषा का वर्णन करता है, और 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है, और 350 बी यानी ये लोग बाद में जोड़े गए होंगे, अल्पसंख्यकों के लिए पदाधिकारी, जैसे अल्पसंख्यकों की जो भाषाएं हैं उसका विकास कैसे हो, उनका संरक्षण कैसे हो, इसके लिए राष्ट्रपति किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके लिए 350 बी है। और 351 जो हमें या हमारा कर्तव्य भी है कि हम हिंदी भाषा का विकास करें, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए 351 में बताया गया कि राज्य का दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करेगा। तो ये हमारी राजभाषा संबंधित जो भाग 17 है उसके कुल अनुच्छेद हैं, जिसको हम लोग एक नज़र में देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस यहाँ बस भाग पूछ लेता है या अनुच्छेद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद पूछ लेता है। 343 या 351 ये दोनों लास्ट वाले ही पूछते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक मोटा मोटा अनुच्छेद देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। संघ की राजभाषा में कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे अनुच्छेद 343 ए, ये पिछली बार ही ग्रुप डी में पूछा था कि संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वह 343 एक में। और इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। यहीं से हमें पता चलता है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, परंतु यह बहुत लोगों को कम पता है कि संख्याओं की लिपि अंतर्राष्ट्रीय होगी। देखें, आप कभी संविधान को देखेंगे या कोई भी दस्तावेज जब लिखे जाते हैं तो उसमें भले वह हिंदी में लिखा गया हो, लेकिन उसकी जो संख्याएं 1 2 3 4 5 हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय भाषा में होती हैं। यानी हम एक देवनागरी लिपि या 1 2 3 देवनागरी लिपि में नहीं लिखते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी जो भी यहाँ अक्षर लिखे गए हैं, जैसे 1950 से 65, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसमें लिखा जाता है। तो पहला अनुच्छेद ही सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ से बनता है। और लास्ट जो 351 है कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य का दायित्व होगा या देश का राष्ट्र का दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करेगा, तो वह अनुच्छेद 351 है। तो ये हम पहला अनुच्छेद देख लिए। उसके बाद इसमें एक बात यह याद रखनी है कि 15 वर्षों तक, यानी जब संविधान लागू होगा उसके बाद 15 वर्षों तक, यानी 1950 से 65 तक अंग्रेजी का प्रयोग उन कामों के लिए किया जाएगा जो काम 1950 से पहले अंग्रेजी भाषा में होते थे। यानी जैसा चल रहा था अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, वैसा ही प्रयोग हम करते रहेंगे 15 सालों तक। यह संविधान में लिख दिया गया था। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद यानी 1955 में और पुनः 10 वर्ष बाद यानी 1960 में राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेंगे। ऐसा भी बताया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्षों बाद और फिर 10 वर्षों बाद यानी 1955 में और 1960 में एक आयोग बनाएंगे जो इन बातों को देखेगा कि भाषा का कैसा मामला है या कैसा विकास है या हिंदी भाषा का कैसा विकास है, इन सब पे आयोग का गठन होगा। आयोग की सिफारिशों के अध्ययन एवं राष्ट्रपति को विचार देने के लिए संसदीय समिति गठित की जाएगी। यानी कि जब कोई आयोग बनेगा, वह जो सिफारिश देगा और राष्ट्रपति को अपना मत देने के लिए, अपना विचार प्रकट करने के लिए संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा। इसको एक कहानी के रूप में याद रखिएगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़े संघ की राजभाषा में। तब उसके आगे अब 1955 जब आया तो 1955 में बीजी खेर, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, जैसा कि तय ही था, संविधान में लिखा ही था। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में एक भाषा आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और फिर 1957 में पंडित गोविंद
गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनाई गई, जिसने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। अब आयोग बना, उसके बाद वो रिपोर्ट दिया। 55 में आयोग बना, 56 में रिपोर्ट दिया, 57 में संसदीय समिति भी बन गई जो उसकी समीक्षा की। अच्छा, एक चीज याद रखना है, 1960 में बनने वाला दूसरा आयोग नहीं बना था, तो ये याद रखना है। और अभी इस समिति की सिफारिश रिपोर्ट को जब देखा गया, उसके बाद सब मंथन किया गया, इन सब बातों को लेकर 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। यह भी बहुत पूछता है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 10 मई 1963 को, जिसमें 1965 के बाद भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखा गया। अब संविधान में तो लिखा था 15 वर्षों तक, यानी 1965 में पूरा हो जाता है, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह बता दिया गया कि भाई 1965 के बाद भी हम अंग्रेजी का प्रयोग वैसे जारी रखेंगे। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, जैसा कि संविधान में समय सीमा निर्धारित थी, लेकिन इस अधिनियम में कोई समय सीमा आगे की निर्धारित नहीं की गई कि कब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, इसलिए अभी तक भी जारी है। राजभाषा संशोधन अधिनियम एक पारित किया गया था 1967 में, यानी कि 4 साल बाद ही। उसमें जैसे कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। इसमें संशोधन अधिनियम 1967 जो था, इसमें कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी दोनों अनिवार्य रूप से रहेंगे, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से उसमें जोड़ी ही जाएगी। आजकल अंग्रेजी कल्चर इतना बढ़ रहा है भारत में, तो अंग्रेजी को हटा पाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। आज कोई भी हिंदी में पढ़ना नहीं चाहता, सब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो अब कहाँ से अंग्रेजी भाषा को हम हटा पाएंगे। जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि आगे चलकर हिंदी को ही सब कुछ हिंदी में होगा, हम लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे हिंदी को लेकर, लेकिन अंग्रेजी ही बढ़ रही है। उसके कई कारण है, कई प्रभाव है, वो आज का विषय नहीं है। तो इसके बाद 1976 में एक संसदीय समिति फिर बनी थी, जिसमें 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और इसके आधार पर राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया। ये राजभाषा नियम भी पूछ लेता है कब बना था, तो 1976 में। तो इस स्लाइड में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे पहला जो भाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। फिर 1957 में जो है कि संसदीय समिति बनी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद उसका संशोधन अधिनियम 1967 में पारित हुआ, और फिर 1976 में संसदीय समिति बनी, और 1976 में राजभाषा नियम 1976 बनाया गया। ये चीजें याद रखनी। क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो जो राज्य की विधायिका होती है, उसके पास यह शक्ति होती है कि वह अपनी किसी भाषा, यानी उस राज्य में जो बोली जाने वाली भाषा है, उसमें से किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को या हिंदी भाषा का चुनाव कर सकती है अपने राज्य की कार्यकाज के लिए। यह राज्य विधायिका के ऊपर होता है। और राजभाषा नियम जो 1976 में पारित हुआ था, इसके आधार पर 3 भाषा क्षेत्र वर्ग बनाए गए, 3 भाषा क्षेत्र बना दिए गए, क ख ग, और इसमें राज्यों को अलग अलग क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग में बांट दिया गया। और यह नियम जो था वह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता था, जो 1976 का नियम था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जब रेलवे का आप विभागीय एग्जाम देंगे ना, तो उसमें ये पूछता है क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, कौन से नहीं, या राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, कब संशोधन हुआ, ये सब चीजें पूछता है उसमें। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार में ही फटाफट, और हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। जैसे क वर्ग में कौन कौन से हैं,
ऊपर से शुरू करते हो, मैप को ध्यान में रखकर ऊपर से शुरू करिए, आपको याद हो जाएगा। ऊपर सबसे हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा आता है, फिर उसके बगल में उत्तराखंड, फिर नीचे उतर आइए राजस्थान, फिर एमपी, यूपी, इधर आगे बढ़िए पूर्व की ओर बिहार, बिहार से कटा ही झारखंड और एमपी से कटा छत्तीसगढ़। ये 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें हैं, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार। तो 9+2 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का वर्ग में है, जहाँ हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको का वर्ग में रख दिया गया है। फिर खा वर्ग में कौन से हैं? ऊपर में पंजाब किनारे से ले लीजिए और फिर उसी के साथ नीचे उतरिए तो गुजरात और फिर महाराष्ट्र, और पंजाब में से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। तो यहाँ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव पहले अलग था, दादरा नगर हवेली अलग था, लेकिन अब एक ही में है। तो 3+2 यहाँ होंगे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। और रही बात गा की, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। का एवं खा के अलावा से सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होते हैं। तो हम लोग ये भी देख लिए, जो हमारे राजभाषा नियम के तहत 3 क्षेत्र बनाए गए भाषा के आधार पर, उनको हम लोगों ने देख लिया। यह आपको आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ, रही बात इस स्लाइड की, तो इसको कोई मिस नहीं करेगा और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या पीडीएफ बाद में टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। इसको सबको रट लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप देख लीजिएगा एग्जाम में। जिसको राजकीय भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कौन सी बाद में जोड़ी गई, कितनी मूल में थी, कितनी पुल हैं, इन सब चीजों पर क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में सिर्फ इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अभी कुल 22 भाषाएं हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सभी 22 भाषाओं को भी आपको याद रखना है। एक नज़र या 2-3 बार इसको देख लेंगे तो चीजें याद होंगी और इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी नहीं शामिल है। ये आपको पता रहेगा तभी आप हल कर पाओगे। तो ABCD के अनुसार हम लोग देखते हैं, जैसे A से एक ही है असमिया, B से 2 हैं बंगाली और बोडो, C से कोई नहीं है, D से एक है डोगरी, फिर G से एक है गुजरात, H से है हिंदी और K से है 3 कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। ठीक, फिर M से है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, यानी M से 4 है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली। N से एक है नेपाली, O से एक है उड़िया, P से एक है पंजाबी, बाकी S से है अपना संस्कृत, सिंधी, संथाली 3। S से 3 है संस्कृत, सिंधी, संथाली। T से है तमिल और तेलुगु और U से है उर्दू। इस प्रकार हम ऐसे ABCD का एक फार्मूला बनाकर याद रख सकते हैं या इनको मैप से याद रख सकते हैं। रही बात 2-3 बार पढ़ने के बाद हमें दिमाग में वो चीजें रहती हैं और हम गेस से भी आंसर कर पाते हैं कि ये भाषा है, ये नहीं है। इसके साथ इसमें 3 संविधान संशोधन हुए थे इससे संबंधित, जिनमें अनेक भाषाओं को अनेक संविधान संशोधन यानी 3 संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया, क्योंकि पहले 14 ही थी, अब 22 है। तो 14 और उधर 6 और 2 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो वो कब जोड़ी गई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला याद रखने का है 21वां संविधान संशोधन 1967 67।
21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें एक भाषा ही जोड़ी गई, वह थी सिंधी। तो 21वां एक का हासिल लगा है। 21 ₹1 ज्यादा नहीं चढ़ाते हैं, तो 21वां में एक भाषा जोड़ी गई और 1967 यानी 67 यहाँ से याद रखिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। हमारे 3 क्षेत्र, जैसे पश्चिम में इधर किनारे पे लगा कोंकणी, फिर उधर पूर्व में एकदम किनारे पे लगा मणिपुरी और उत्तर में एकदम लगा हुआ नेपाली। ऐसा 3 भाषाएं ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अपना अपना तरीका होता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, उसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। अब आपको इस स्लाइड को बहुत बढ़िया से याद रखना है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा और या स्क्रीनशॉट रखकर इस चीज को रखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपका वो गलत नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक है राज्य की भाषा, और यहाँ से हर बार, पिछली बार ही दसन क्वेश्चन आए हैं अनेक शिफ्टों में, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है। जरूर अच्छे से देख ही लीजिएगा और याद रखिएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, यह प्रश्न डिसाइड करेगा आपने सही से देखा, समझा, याद किया कि नहीं। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? इसमें ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है राजस्थानी, डी है गुजराती। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सभी लोग देंगे। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको अभी एग्जाम या फिर विभागीय एग्जाम देंगे तब भी ये काम लगने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दिया जाता है, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए और सभी पीडीएफ को अपने पास स्टोर करके रखिए, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे, आप पीडीएफ से फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। अगर ये 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की वीडियो है, तो उसको आप अगर पीडीएफ उसका है तो 5 मिनट में रिवाइज करके सभी चीज़ें ताज़ा कर लेंगे, सभी चीज़ें याद हो जाएंगी और क्वेश्चन गलत नहीं होगा या एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाए जा रहे हैं। आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें इस सीरीज की भी सारी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सारा पीडीएफ रख लीजिए, क्योंकि बाद में रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कोई वीडियो मिस नहीं हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। छूटी हुई चीज छूट ही जाती है, और एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो आपका सिलेक्शन रुक सकता, और ऐसा हम हरगिज नहीं चाहते। आप सिलेक्ट हो, हमारा यही प्रयास है कि हम आपका कुछ मदद कर सकें आपके सिलेक्शन में। हम नए हैं, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सुझाव अवश्य दें। आपके सुझाव के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने आप में सुधार करते रहेंगे, और से ज़्यादा मटेरियल देने का प्रयास करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए, आपके लाइक करने, आपके कमेंट करने, आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है कि लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और अच्छा हमें करना होगा, और अच्छा मटेरियल देना होगा, और ज़्यादा मटेरियल देना होगा, ताकि लोगों का सिलेक्शन हो सके। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।